बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है फिक्स एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन। पहले इस चैप्टर की थोड़ी सी थ्योरी को समझ लेते हैं। फिक्स एसेट्स एंड डेप्रिसिएशन। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ फिक्स एसेट्स। एक एसेट में ऐसी क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए कि वो क्लासिफाई किया जा सके एज अ फिक्स एसेट। सबसे पहले तो वो टेंजिबल होना चाहिए, यानी जिसकी कोई फिजिकल प्रॉपर्टीज हों। दूसरे नंबर पे उसकी लाइफ लॉन्ग होनी चाहिए। इट मींस कि उसकी लाइफ का जो पीरियड है वो 1 साल से ज्यादा होना चाहिए। तीसरा, उसको आपने परचेज किया हो रीसेल पर्पस के लिए नहीं, बल्कि बिजनेस के ऑपरेशंस में आप उसका यूज कर रहे हो। और चौथा, जो कि ऊपर मैंने आपको बता दिया कि दैट शुड नॉट बी हेल्ड फॉर रीसेल पर्पसेस। तो अगर ये चार किस्म की खसूसियात किसी में होंगी तो वो एसेट जो है वो आपका फिक्स्ड एसेट के तौर पे क्लासिफाई किया जा सकता है। फिक्स कॉस्ट, फिक्स एसेट की जो कॉस्ट को डिटरमिन करते हैं वो किस तरह से करते हैं। सबसे पहले जो एसेट आपने परचेज किया है उसकी अपनी कीमतें खरीद के है वो, और उसमें आप कुछ दूसरे एक्सपेंडिचर्स भी ऐड अप करते हैं जिसमें शामिल होता है उसके डिलीवरी चार्जेस, कोई सेल्स टैक्स उस पर पे किया है वो, तो इंश्योरेंस इन ट्रांजिट उस पर पे किया है वो, उसकी इंस्टॉलेशन के चार्जेस, और वो तमाम किस्म की कॉस्ट जो कि उस एसेट को ऑपरेशंस में लाने के लिए, इस्तेमाल में लाने के लिए, रेडी फॉर यूज कंडीशन में लाने के लिए जितने भी अखराजात उस पर किए जाएं वो सारे के सारे उसकी कॉस्ट में शामिल हो जाते हैं। फिर है सब्सिक्वेंट कॉस्ट की डिटर्मिनेशन कैसे करते हैं। जो आप अपने किसी भी फिक्स एसेट पे कर रहे हैं उसमें एक एसेट की लाइफ के दौरान जितने भी आप उस पे एक्सपेंसेस करते हैं जो कि उस फिक्स एसेट की यूजफुलनेस में, दैट एड टू द यूजफुलनेस ऑफ द फिक्स एसेट फॉर मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड, दोबारा से कि उसका जो फिक्स एसेट का जो आपने उसके ऊपर खर्चा किया है वो खर्चे की जो यूजफुलनेस है वो मोर देन वन पीरियड हो, मींस उससे उसकी लाइफ में इजाफा हो जाए। और दूसरी ये चीज कि चार्जेस दैट बेनिफिट ओनली द करंट अकाउंटिंग पीरियड बी डेबिटेड टू द एक्सपेंस अकाउंट, और जो कि उसकी लाइफ में इजाफा ना करे मजीद, जिसके के जिस कॉस्ट को लगाने के बेनिफिट जो है वो मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड आपको रिसीव ना हो सके, तो ऐसे जितने भी एक्सपेंसेस होंगे जो जिसका बेनिफिट आप 1 साल तक रिसीव कर सकते हैं वो सब के सब आप ड्यूरिंग द पीरियड एक्सपेंस आउट कर देंगे। अब इसमें नेक्स्ट बताया है कि न्यू इंजन कॉस्ट विल बी चार्जेस टू द एसेट अकाउंट। ये एक एग्जांपल थी कि एक आपका जनरेटर है, खराब हो गया, उसका आपने मुकम्मल एक ओवरहॉल करवाया या उसमें एक नया इंजन डलवाया जिसकी वजह से उसकी लाइफ एक्सटेंड कर गई। ऐसा जो कॉस्ट है, ऐसे जो चार्जेस हैं वो कैपिटलाइज किए जाएंगे, वो एसेट अकाउंट को डेबिट किए जाएंगे। लेकिन अगर एसेट की एक रूटीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है, जैसे उसका ऑयल चेंज होता है, उसके फिल्टर चेंज होते हैं, तो ये एक रूटीन की रिपेयर एंड मेंटेनेंस है। ये छोटा मोटा कोई फॉल्ट आ गया जो कि आपने उस पर चार्जेस लगाए, लेकिन उसका बेनिफिट जो है वो
1 ईयर की ड्यूरेशन में ही आप उसका बेनिफिट ले सकते हैं। तो ऐसे जितने भी चार्जेस हैं, जितनी भी कॉस्ट है, वो सारी की सारी ड्यूरिंग द पीरियड ही आप इनकम स्टेटमेंट को चार्ज कर देंगे, मींस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को चार्ज कर देंगे। डेप्रिसिएशन, फिक्स एसेट्स के बारे में पढ़ लिया। फिक्स एसेट्स पे जो वियर एंड टीयर होता है उसको इस्तेमाल करने से, जैसे जैसे आप किसी चीज को परचेज करने के बाद इस्तेमाल करते हैं, उसकी वैल्यू में कमी होती जाती है। जो कमी मुख्तलिफ फैक्टर्स की वजह से हो सकती है, जैसे कि वो कमी उसके इस्तेमाल की वजह से उसके जो वैल्यू है उसकी हालत में थोड़ी सी चेंजिंग आती जाती है, उसकी जो क्वालिटी है रिजल्ट्स देने की वो कम होती जाती है, या फिर वो पुरानी होती जाती है, ऑब्सलीट हो जाती है, मॉडल पुराना हो जाता है, उसकी वजह से वैल्यू में जो कमी आती है। तो डिफरेंट फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से किसी भी एसेट की वैल्यू में कमी हो, उसको फिक्स एसेट की वैल्यू में कमी हो, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब एक एसेट ऐसा है जिस पे डेप्रिसिएशन नहीं होती, जिसकी विद द पैसेज ऑफ टाइम वैल्यू एप्रिशिएट तो करती है लेकिन डेप्रिसिएट नहीं होती। वो सिर्फ और सिर्फ लैंड है। लैंड पे आपने कभी भी डेप्रिसिएशन नहीं लेनी। डेप्रिसिएशन होता क्या है? डेप्रिसिएशन एक सिस्टमेटिक एलोकेशन है, सिस्टमेटिक एलोकेशन ऑफ द कॉस्ट किसी भी एक एसेट की, उसकी यूजफुल लाइफ, उसको डेप्रिसिएशन कहते हैं। अब डेप्रिसिएशन की एक एंट्री होती है। वो एंट्री क्या होती है तो मैं आपको बताता हूँ। जब भी किसी एसेट पे डेप्रिसिएशन रिकॉर्ड करनी हो, तो बुक्स ऑफ अकाउंट्स में उसकी एक एंट्री पास की जाती है। आई होप दिस इज विजिबल। तो उसकी जो एंट्री पास की जाती है, चूंकि जब आप एसेट को परचेज कर रहे हैं उस टाइम पे आप क्या एंट्री करते हैं? आप करते हैं, मिसाल के तौर पे मैंने कोई फर्नीचर परचेज किया, तो मैं फर्नीचर अकाउंट को डेबिट करूंगा। मिसाल के तौर पे मैंने कोई 1 लाख रुपए का कोई एक टेबल परचेज किया, फर्नीचर अकाउंट को मैंने डेबिट किया, क्रेडिट कर दिया मैंने। या तो मैंने कैश में पेमेंट कर दी, या मैंने बैंक में पेमेंट कर दी, या मैंने पेमेंट नहीं की बल्कि उधार पे ली। तो मैं इन तीनों में से जो भी कंडीशन होगी उसके मुताबिक मैं ये एंट्री कर दूंगा। अब 1 साल मैंने यूज किया इस एसेट को। आफ्टर 1 ईयर, 1 साल मैंने इस एसेट को यूज किया, तो इसको यूज करने से ऑब्वियसली 1 साल बाद लाख का अगर मैंने लिया था ये फर्नीचर, तो लाख तो उसकी वैल्यू नहीं होगी 1 साल बाद, तो उसकी वैल्यू में कमी आएगी। अब मैं, जब उसकी वैल्यू में कमी आएगी, तो मैं क्या डेबिट करूंगा और क्या क्रेडिट करूंगा? मैं ये ज्यूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे इसकी लाइफ जो थी वो थी 5 साल। लाइफ ऑफ एसेट, 5 साल इसकी लाइफ थी। फिर इसकी लाइफ हमने 5 साल ले ली। अब हर साल ये कितना डेप्रिसिएट होगा? मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि हर साल इसकी जो वैल्यू है उसमें 20,000 रुपये की कमी आनी है। ये मैंने ज्यूम कर दिया कि 20,000 से इस एसेट की वैल्यू डेप्रिसिएट होगी। तो 1 साल बाद मैं अपनी बुक्स ऑफ अकाउंट्स में इसकी वैल्यू को कम करने के लिए क्या एंट्री करूंगा? डेप्रिसिएशन अकाउंट, जो कि एक एक्सपेंस अकाउंट है। ये कौन सा अकाउंट है? एक्सपेंस अकाउंट।
इसको मैं डेबिट कर दूंगा 20,000 से। और फिक्स एसेट का एक कॉन्ट्रा अकाउंट, फिक्स एसेट का एक कॉन्ट्रा अकाउंट जिसको आप एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट कहते हैं, उसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। अब ये एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन किस पे है? फर्नीचर पे। इसको मैं क्रेडिट कर दूंगा। अब मैंने, जब एसेट की वैल्यू में कमी हुई, मैंने फर्नीचर अकाउंट को क्यों जो है वो क्रेडिट नहीं किया? पहले हम पढ़ते होते थे कि कुछ असातिज़ा हमें पढ़ाते थे कि जी आप फर्नीचर अकाउंट को भी डेबिट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन प्रेफर ये किया जाता है कि आप अपने, जिसमें आपने ओरिजिनल कॉस्ट रिकॉर्ड की हो ना किसी भी एसेट की, आप उस अकाउंट को ना छेड़ें, ताकि जब भी आपने मालूम करना हो ना कि इस, जो मैंने एसेट परचेज किए थे उसकी कॉस्ट, मुझे ओरिजिनल कॉस्ट कितनी पड़ी थी, तो आप उस अकाउंट को ओपन करके जाके देख सकें और उसमें उसके अलावा कोई ट्रांजैक्शन ना हो। तो आप उस अकाउंट को ओपन करके देख सकें, हाँ भाई इसमें मैंने अब तक जो जितने भी एसेट परचेज किए ना उसकी ओरिजिनल प्राइस ये थी, उसकी कॉस्ट ये थी जिस पे मैंने बाय बाय किए थे। तो इसलिए एक दूसरा अकाउंट जो कि कॉन्ट्रा, जब भी मैं वर्ड कॉन्ट्रा का यूज करता हूँ ना, तो कॉन्ट्रा का मतलब है, अगर मैं कह रहा हूँ ना कि ये फर्नीचर का कॉन्ट्रा अकाउंट है, फर्नीचर एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन अकाउंट, तो इसका मतलब है कि जब भी हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में अपनी बैलेंस शीट साइड पे इसकी प्रेजेंटेशन करते हैं ना, बैलेंस शीट साइड पे, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ जी अच्छा ये मेरी बैलेंस शीट की एसेट साइड है। तो एसेट साइड के अंदर जब भी मैं इसकी एंट्री करूंगा ना, तो फिक्स एसेट के अंदर फर्नीचर अकाउंट 1 लाख का था जो मैंने लिया, इसकी कॉस्ट पहले मैं लूंगा, फिर मैं उसमें से लेस कर दूंगा एक्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन ऑन फर्नीचर। तो मैं इसमें से लेस करूंगा ये 20,000। और नेट, नेट जो है वो मेरा कितना आ जाएगा? 80,000 से अब मेरे फर्नीचर की 1 साल बाद मेरी बैलेंस शीट में वैल्यू शो होगी। तो ये एक प्रेजेंटेशन का तरीका है कि हम फुल कॉस्ट से दिखा रहे होते हैं, इसलिए हम कॉस्ट अकाउंट को नहीं छेड़ते कभी भी हम फर्नीचर। और प्रैक्टिकली भी ऐसे ही होता है ऑर्गेनाइजेशन में, जब आप किसी अकाउंट्स डिपार्टमेंट में काम करेंगे तो वहां पर भी बिल्कुल ऐसे ही होगा कि जो ओरिजिनल कॉस्ट का अकाउंट होगा ना, आप उसको कभी क्रेडिट नहीं करेंगे। ये अकाउंट तभी क्रेडिट होगा जब आप एसेट सेल करते हैं। उससे पहले डेप्रिसिएशन के लिए आपने इस अकाउंट को क्रेडिट नहीं करना, उसके लिए हम एक कॉन्ट्रा अकाउंट यूज करेंगे। जब भी मैं वर्ड कॉन्ट्रा का यूज करूंगा, इसका मतलब है वो मेन अकाउंट में से लेस होगा। जिसका कॉन्ट्रा अकाउंट होता है ना, उस अकाउंट में से लेस हो जाता है, जैसे मैंने यहाँ पर इसको लेस किया। तो अगर ये मशीनरी का कॉन्ट्रा अकाउंट होता तो मशीनरी के एसेट्स में से लेस होता। अगर ये ऑफिस इक्विपमेंट का कॉन्ट्रा अकाउंट होता तो ये ऑफिस इक्विपमेंट में से लेस होता। अगर ये मेडिकल इक्विपमेंट्स का कॉन्ट्रा अकाउंट होता है, ये मेडिकल इक्विपमेंट्स में से लेस होता। अगर ये लाइब्रेरी बुक्स का कॉन्ट्रा अकाउंट होता तो ये लाइब्रेरी बुक्स में से लेस होता। तो जिसका भी कॉन्ट्रा अकाउंट मैं कहूंगा ना, इसका मतलब है वो अपने मेन अकाउंट जो है ना उसमें से उसने लेस होना है। तो ये था डेप्रिसिएशन का कॉन्सेप्ट जो कि मैंने आपको बता दिया है। अब नेक्स्ट इस पे देखते हैं, डेप्रिसिएशन की एंट्री भी करके दिखा दी मैंने आपको। नेक्स्ट इसमें कहते हैं हाउ टू शो एसेट एंड इट्स डेप्रिसिएशन ऑन एसेट साइड, ये भी मैंने आपको बता दिया। फिर डेप्रिसिएशन ऑन एसेट परचेज ड्यूरिंग द ईयर। बाज औकात ऐसा होता है कि आपको क्वेश्चन में वो ये कहता है कि आपका जो पीरियड है ना, आपकी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, जो फाइनेंशियल ईयर है आपका जिसको आप कहते हो, फाइनेंशियल ईयर आपका स्टार्ट होता है
यकम जनवरी 2024 से 31 दिसंबर 2024 तक। ठीक है। ये आपका एक कंप्लीट फाइनेंशियल ईयर है जो कि 12 मंथ्स का है। अब इस फाइनेंशियल ईयर में आपने यकम जुलाई 2024 को जाके ये एसेट परचेज किया। एसेट का परचेज किया यकम जुलाई 2024 को, एसेट परचेज। अब क्या आप इस एसेट पे पूरे साल की डेप्रिसिएशन लेंगे, पूरे 12 महीने की डेप्रिसिएशन लेंगे? एसेट आपने परचेज किया है यकम जुलाई को, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स आपकी बन रही है यकम जनवरी से 31 दिसंबर तक की। तो जिस डेट को एसेट परचेज होगा उस डेट से क्लोजिंग डेट तक, यानी यकम जुलाई 2024 से 31 दिसंबर 2024, सॉरी, 2024 तक आप इसकी डेप्रिसिएशन को काउंट करेंगे, जो कि कितना बनता है 6 मंथ्स। तो अगर डेप्रिसिएशन पूरे साल की 20,000 है, तो 6 महीनों की कितनी हो जाएगी? आप डिवाइड करेंगे पूरे साल पे, मल्टीप्लाई कर देंगे 6 से, तो 10,000 6 महीनों की डेप्रिसिएशन हो जाएगी। अगर वो एसेट ये परचेज करता यकम सितंबर को, तो सितंबर से दिसंबर तक 4 महीने बनते। तो आप क्या करते, 20,000 को डिवाइड करते 12 पे और मल्टीप्लाई 4 कर देते, तो ये 4 महीने की डेप्रिसिएशन आपने रिकॉर्ड कर लेनी थी। तो ये इफेक्ट था अगर आप एसेट परचेज करते हैं ड्यूरिंग द पीरियड। नेक्स्ट वो कहता है कि depreciable cost of an asset should be allocated over number of years the asset expected to be used। depreciable cost, अब ये depreciable cost क्या है? depreciable depreciable cost, डेप्रिसिएबल कॉस्ट का मतलब ये है कि आपने मिसाल के तौर पे यही जो फर्नीचर था ये आपने परचेज किया। तो ये कहाँ से आ गया? हाँ, ये एसेट आपने परचेज किया, फर्नीचर 1 लाख रुपए का, लेकिन इसकी लाइफ क्या थी? इसकी लाइफ थी 5 साल, लाइफ 5 इयर्स। एट द एंड ऑफ 5 इयर्स कोई ना कोई तो वैल्यू होगी ना इसकी। हो सकता है ये आपका 10,000 का बिक जाए, हो सकता है 5 सालों के एंड पे इसकी वैल्यू 5,000 रह जाए। तो जो भी आपकी कॉस्ट है उसमें से जब आप एट द एंड जो इसकी वैल्यू आप एक अज्यूम कर लेते हो अपने एक्सपीरियंसेस से, तजर्बे से, फिर एसेट को देखते हुए उसके नेचर के मुताबिक आइडिया लगा लेते हो कि जी अच्छा इसकी वैल्यू इतनी रह जाएगी, क्योंकि मार्केट में हर चीज़ की वैल्यू अवेलेबल होती है। आप एस्टिमेट कर सकते हो कि जी अगर आप जैसे गाड़ियां होती हैं आपको पता लग जाता है अच्छा जी 5 साल पुरानी है, इतनी चली हुई है, तो इसकी ये वैल्यू हो सकती है, इसकी वैल्यू की रेंज। अच्छा ये अगर सुजुकी मेहरान है तो 5 साल चली हुई है, 1 लाख किलोमीटर चली हुई है, अच्छा इसकी जो वैल्यू है ना मार्केट वैल्यू वो इतनी होनी चाहिए, जो कि 2018-19 का मॉडल है, तो अच्छा ये ना 6-7 लाख या 8 लाख तक मैक्सिमम इसकी प्राइस होगी। तो आप एक अंदाजा लगा लेते हो कि 5 साल बाद मेरे जो फर्नीचर की वैल्यू है ना वो 5,000 रह जाएगी। तो कॉस्ट में से जब आप इसकी रेजिडुअल वैल्यू या सैल्वेज वैल्यू माइनस करते हो तो आपके पास जो अमाउंट आती है उसको आप क्या कहते हो? डेप्रिसिएबल कॉस्ट। मतलब ये वो अमाउंट है जिसको आपने ओवर द 5 इयर्स डेप्रिसिएट करना है, ना कि इस 1 लाख को। अगर ये अमाउंट जीरो होगी तो फिर ये 1 लाख आपका डेप्रिसिएबल कॉस्ट कहलाएगी। फिर इस अमाउंट को आपने ओवर द 5 इयर्स डेप्रिसिएट करना है, और जो 5 इयर्स के एंड पे अमाउंट रह जाती है उसको मैंने आपको बताया कि उसको कहते हैं डेप्रिसिएबल कॉस्ट या सैल्वेज वैल्यू। आगे चलते हैं।
नेक्स्ट है डेप्रिसिएबल कॉस्ट इज डिफाइंड एज द ओरिजिनल कॉस्ट ऑफ द एसेट माइनस इट्स सैल्वेज वैल्यू, ये मैंने आपको बता दिया। फिर नेक्स्ट है द सैल्वेज वैल्यू ऑफ द डेप्रिसिएबल एसेट इज द अमाउंट एक्सपेक्टेड टू बी रियलाइज्ड व्हेन द एसेट इज डिस्पोज्ड ऑफ। जब एसेट को डिस्पोज ऑफ किया जाता है तो उसकी जो वैल्यू लगती है उस टाइम पे रियलाइज होती है, बेच के जो चीज आती है उसको आप क्या कहते हो, रेजिडुअल वैल्यू और स्क्रैप वैल्यू और ट्रेड इन वैल्यू भी कहते हैं, रिमेंबर इसको ट्रेड इन वैल्यू भी कहते हैं। नेक्स्ट, अब थ्योरी तकरीबन तकरीबन हमने सारी पढ़ ली है इसकी। ये तीन मेथड्स हैं जो कि आपकी बुक में दिए गए हैं। इनमें से दो मेथड्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और एक मेथड जो सेकंड मेथड है डिक्लाइनिंग बैलेंस और रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड, ये प्रैक्टिकली बहुत ज़्यादा यूज होता है। इवन कि हमारी कंपनी में भी इस टाइम हम रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड ही यूज कर रहे हैं एसेट्स को डेप्रिसिएट करने का। तो ये हम पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। आपके अब तक के लिए अल्लाह हाफिज।